बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के MCQs हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका केमिस्ट्री का 9th केमिस्ट्री, इसके हम कौन सा वाला जी चैप्टर नंबर 2 और इसके क्या करने जा रहे हैं हम MCQs। जो बुक की जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसके एंड में जो MCQs दिए गए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के जो हैं MCQs ही आएंगे। और ये MCQs जो होते हैं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ रखा होता है उसी में से आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए होता है कि आपने उसको किस कदर डीपली उसको स्टडी की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कि जब प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई है वो किसके नतीजे के तौर पर हुई है? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था जब प्रोटॉन डिस्कवर हुए? तो उसके ने आगे ऑप्शन दिए हैं। क्या जब कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट हुआ है उस वक्त प्रोटॉन का पता चला था? क्या जब कैनाल रेज की स्टडी की गई उस वक्त प्रोटॉन का पता चला? या जब एक्स रेज के दौरान पैदा हुए या अल्फा रेज? अब ये एक्स रेज और अल्फा रेज तो दो ऐसे हैं जो आपकी बुक में है ही नहीं, आपने इनके बारे में पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब ये तो टोटली रॉन्ग हो गए। अब दो के बारे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखें, जो कैथोड रेज थी इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे। क्या पैदा हुए थे? लिहाजा ये भी गया। अब क्या बची है कि ऑप्शन। तो जो प्रोटॉन है वो किसके नतीजे के तौर पर पैदा हुए थे? जब कैनाल रेज की स्टडी की गई, कैनाल रेज के में पता चला कि जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए वो कौन से हैं जी? प्रोटॉन्स हैं जी, वो कैनाल रेज। तो इसका क्या आंसर हुआ जी? कैनाल रेज। दूसरे नंबर पे है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग वो होता है जो किसी चीज के अंदर धंस के आगे गुजर जाए। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में पढ़ा था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, दे आर द हाईली पेनिट्रेटिंग। ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। किसकी निस्बत? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की निस्बत। तो अब देखते हैं जी हम, प्रोटॉन्स ये आंसर नहीं है, इलेक्ट्रॉन ये भी पेनिट्रेटिंग नहीं होते, न्यूट्रॉन यस, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है जी। न्यूट्रॉन्स हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल भी रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? कोई बात समझ ना आई हो? देखिए, हमें यह भी पता चलाना है कि सही है जो, और इसके अलावा जो गलत है वो क्यों है। नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थे, रदरफोर्ड का पढ़ा था, बोहर का पढ़ा था, तो ऑर्बिट का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया था? बोहर ने। तो हम कहेंगे जी जे थॉमसन? नहीं जी, इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। अच्छा, रदरफोर्ड? नहीं, इनके यहाँ तो वो कंसेप्ट है ही नहीं ऑर्बिट का, इसने कोई कंसेप्ट नहीं दिया था। प्लांक्स? नहीं, इसका भी कोई रोल नहीं है। अलबत्ता जो बोहर हैं, जो नील बोहर थे, इन्होंने हमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक हो गया जी। चौथा है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। वो देखिए, दो तरह के शेल होते हैं। एक होता है मेन शेल आपके पास, जैसे जो है के है, एल है, एम है, एन है। फिर इसके अंदर सब शेल होते हैं। के अंदर एक सब शेल एस होता है, एल के अंदर एस और पी होते हैं, एम के अंदर एस पी और डी होते हैं, और एन के अंदर एस पी डी और। अब एन में टोटल कितने हो गए? 4, एम में 3, एल में 2 और एक के में। अब देखते हैं हमारा सवाल क्या है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। अब 3 सब शेल किस में आया जी? एम शेल में, यानी एस भी आ गया, पी भी आ गया। अब देखिए, यहां आपको बड़ा क्लियर हो गया कि एस क्यों नहीं है, कि उसके अंदर तो सिर्फ एक होता है। एल क्यों नहीं है, उसके अंदर 2 होते हैं। एम क्यों नहीं है, उसके अंदर 4 होते हैं। तो हम देखें जी, ओ ये तो बिल्कुल नहीं होता इसमें। एन शेल जो है इसमें कितने होते हैं? 4, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गई। एल में कितने होते हैं? 2, ये भी रॉन्ग होगी। एम में कितने होते हैं? उसने भी क्या पूछा था? 3 सब शेल। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी एम सब शेल। कौन से वाले को टिक करेंगे जी? एम सब शेल। नेक्स्ट है जी 5वां, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन आवर बॉडी। हमने यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में पढ़ा था कि जो रेडियो थेरेपी के दौरान कि जो कौन सा ऐसा रेडियो आइसोटोप है जो कि बॉडी के अंदर ट्यूमर की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बॉडी के अंदर ट्यूमर है, कोई रसोली है, उसकी तशखीस के लिए कौन से वाला रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल होता है?
कोबाल्ट 60 नॉट, आयोडीन 131 यस, ये हमने पढ़ा था कि जी जो आयोडीन 131 है ये बॉडी के अंदर ट्यूमर की तशखीस के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रोंशियम 90 नॉट और फास्फोरस 32 नॉट। नेक्स्ट है जी 6 नंबर पे, नेक्स्ट है जी 6 नंबर पे व्हेन यूरेनियम 235, ये रेडियो आइसोटोप है यूरेनियम 235, जब ये ब्रेकअप होता है, जब फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो कहते हैं इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है। हमने यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स का आखिरी जो यूज था यूरेनियम 235 वाला, उसमें पढ़ा था कि यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई जाती है, यानी न्यूट्रॉन्स का अटैक होता है, तो वो किस में स्प्लिट अप हो जाता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन में 3 न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी है ये किस लिए प्रोड्यूस यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इस जो हीट को, वाटर को हीट करके उससे स्टीम प्रोड्यूस की है, स्टीम से जो है फिर आगे टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन हमारा यहाँ सवाल ये है, कहता है जब ये ब्रेकअप होता है यूरेनियम 235, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। देखें जी प्रोडक्ट के तौर पर कहीं इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, नो, आप क्रॉस कर दें, नहीं जी। न्यूट्रॉन्स यस, ये देखिए 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन्स नो, नथिंग, ऐसा भी नहीं है कि इनमें से तीनों में से कोई भी प्रोड्यूस ना हो रहा, बल्कि न्यूट्रॉन तो हो रहा है, लिहाजा ये ऑप्शन भी रॉन्ग है जी। नेक्स्ट है जी पी सब शेल हैज, हर शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, हर शेल के अंदर क्या होते हैं, तो कहता है पी के अंदर एक ऑर्बिटल है, 2 है, 3 है या 4 है। ये वाला जो सवाल है आपकी बुक में इससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, मतलब आपको बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ ले, उसको पी के जो है ऑर्बिटल्स के बारे में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया गया कि भी पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, लेकिन ये आगे अगली क्लास में जाके आप पढ़ेंगे। याद रखिएगा जो पी होता है ना, जो पी हमारे पास सब शेल है, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, एक पी एक्स, दूसरा पी वाई और तीसरा क्या होता है पी जी, यानी एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग। तो 3 हो गए, कितने हो गए जी, 1 2 3। तो 1 ऑर्बिटल नो, 2 ऑर्बिटल नो, 3 ऑर्बिटल यस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और 4 नॉट। ड्यूट्रियम है यूज टू मेक, अच्छा ये वाला जी जो ऑप्शन है ये भी आपकी बुक में नहीं है, ये भी बुक से हट के उन्होंने दिया गया है, मतलब पीछे से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। कि ड्यूट्रियम जो होता है, ड्यूट्रियम क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन का आइसोटोप है। जो ड्यूट्रियम जो किसके बनाने में इस्तेमाल होता है, लाइट वाटर के लिए नो, हैवी वाटर, हैवी वाटर का फार्मूले का पता है क्या होता है, क्योंकि ड्यूट्रियम से बनता है, D2O से कहते हैं, ठीक है जी। हैवी वाटर का क्या फार्मूला है जी, D2O, D स्टैंड फॉर ड्यूट्रियम। एंड सॉफ्ट वाटर नो, हार्ड वाटर नो। कहता आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन द एबिडेंस ऑफ, जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो किस रेशो में पाया जाता है, 98, 96.9 नो, 97.6 नो, 99.7 नो। इसका मतलब है कोई ऑप्शन भी नहीं, नन ऑफ दीज। जब तीनों नहीं है इसका मतलब क्या है जी, कोई भी नहीं है, तो हम इसको, और एक्चुअल क्या है इसका 98. देखिए अगर आप इसको एक्चुअल इसकी परसेंटेज याद होगी तो आपको अपना आंसर करेक्ट टिक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए आपको एक्चुअल डाटा का भी पता होना चाहिए। लास्ट में है जी हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन किया था। नील बोहर, इसने तो बोहर का एटॉमिक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड, इसका भी एटॉमिक मॉडल था। तो किसने डिस्कवर किया जी, गोल्डस्टेन ने, तो हम इसको टिक कर देंगे जी गोल्डस्टेन। तो ये तो था जी आज का हमारा MCQs। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई सवाल, यस मिस्टर तैमूर अमजद। नॉन ऑफ दीज को टिक करेंगे, आई एम सॉरी। ये देखें जी, मैंने उसको ये बता रहा था कि इन तीनों में हमारा कोई जवाब नहीं है, साथ ही मैंने उसको नन ऑफ दीज को भी क्रॉस कर दिया, जबकि वही एक्चुअल आंसर था। ये मेरी गलती है भाई, मैंने बताते हुए ऐसा गलत बता बैठा हूँ। एक्चुअली इसका आंसर यही है। क्यों, इनमें से उसने कहा जी कार्बन 12 की जो है ना एबंडेंस कितने परसेंट पाया जाता है, एक्चुअल आंसर है 98.9%। वो तीनों ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है नन ऑफ दीज हो गया, इसी को टिक करेंगे। इट्स ओके जी, थैंक यू फॉर माई करेक्शन जी। कोई और बेटा, किसी और बच्चे का कोई सवाल आज के MCQ से रिलेटेड?
यस मिस्टर हसनैन। हैवी वाटर भारी होता है, एक्चुअली जो है वो ड्यूट्रियम से मिलकर बनता है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया हैवी वाटर। ये नहीं है कि आप कहेंगे ये हल्का वाटर और ये भारी पानी है। नहीं, सॉफ्ट वाटर और ये हार्ड वाटर ये फिर और चीज़ें हो जाती हैं। जो सॉफ्ट वाटर वो होता है, मतलब जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में ये फ़र्क होता है, कुछ पानी के अंदर जो है ना कुछ और केमिकल्स डिजॉल्व हो जाते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते, जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट्स होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं, तो उनको बोला जाता है हार्ड वाटर। इसकी निशानी ये होती है कि अगर हार्ड वाटर के अंदर आप साबुन को घोलें तो उसकी बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनेगी, और अगर बहुत ज़्यादा झाग बन जाए तो इसका मतलब सॉफ्ट वाटर है। जी यस मिस्टर। नहीं नहीं नहीं। और जी नो क्वेश्चन, इट्स ओके जी। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।